नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार अभियान है अब रफ्तार पकड़ चुका है। वैसे एनडीए की तरफ से तो रफ्तार 4 दिन पहले पकड़ चुका था, लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से जब से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर मुहर लगी 23 तारीख को, उसके बाद से तेजस्वी यादव भी फुल स्विंग में अब आ चुके हैं। पूरे एकदम पहला ही दिन 5 जनसभा को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने और एकदम अपनी रॉ में दिखे तेजस्वी यादव। इतना ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी भी एकदम गदगद हैं उप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी मिलने के बाद। तो लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक मैदान जंग में दिख नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव की जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा करने अशोक गहलोत आए थे, तो क्या वो बेमन से किया गया है? तो हाँ, जैसे संकेत मिले, मैंने पहले भी बताया आपको कि कई ऐसी सीक्वेंस में घटनाएं घटी जिससे यह स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए मजबूर किया गया और कांग्रेस ये कलंक अपने माथे पर राहुल गांधी नहीं लेना चाहते थे कि राहुल गांधी के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण बिहार में महागठबंधन टूट गई और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिला बिहार में। यह कलंक मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी अपने माथे पर नहीं लेना चाहती थी। एक दूसरा जो कारण था तेजस्वी यादव की नाराजगी का, कई कारण निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला कारण तो मैंने बताया, जैसे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को कांग्रेस तैयार नहीं थी। कांग्रेस की मंशा थी कि हम कई मल्टीपल कैंडिडेट्स चॉइस के साथ, जैसे एनडीए जाती है, जैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई राज्यों में बीजेपी इस प्रकार का खेल खेलती है। जैसे कर्नाटका में कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, बल्कि संकेत दिया था कि सिद्धारमैया भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, साथ ही जी परमेश्वरन भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। यह संकेत कांग्रेस पार्टी ने दिया था और उसका लाभ मिला कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी को अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़वा दिया था। लोगों को लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लोगों को लगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लोगों को लगा कि प्रहलाद सिंह पटेल, मतलब एक सवर्ण, एक पिछड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है। कांग्रेस की भी रणनीति, राहुल गांधी की भी रणनीति यही थी कि बिहार में मल्टीपल चॉइसेस के साथ जाएं। दलित, मुसलमान, अति पिछड़ा मुकेश सहनी, कांग्रेस ने नाम भी चलाए, राजेश राम का, शकील अहमद खान का, तारिक अनवर का नाम भी चलाने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने इशारों में। साथ ही तेजस्वी यादव भी ये संकेत भी देती रही कांग्रेस पार्टी कि सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है बिहार में, तो स्वाभाविक है कि दावा उसका बनेगा सबसे पहले। लेकिन एक संकेत कि अगर मौका मिलेगा तो कोई दलित भी हो सकता है, कोई अल्पसंख्यक भी हो सकता है, क्योंकि लगातार दलितों का भी डिमांड रहा है बिहार में कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोग 30-35 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री है, अब दलित का नंबर आना चाहिए। तो मुसलमान लगातार कह रहा है कि 13% वालों का झोला हम कब तक ढोएं, 18% हमारी आबादी है, हमारा तो कम से कम डिप्टी सीएम बनना चाहिए। एआईएमआईएम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। जनसुराज लगातार आबादी के अनुसार उम्मीदवार देने की बात कर रही थी, 18% आबादी को 18% टिकट देने की बात कर रही थी। तो ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिन कारण से तेजस्वी यादव, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में जाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव अड़ गए, लालू यादव अड़ गए, अंततः कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा। तो एक यह कारण। दूसरा एक और कारण आरजेडी की नाराजगी की लगातार रही है बिहार में। जैसे जैसे कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जनवरी से ही बिहार में मेकओवर करने का प्रयास करती रही, वैसे वैसे आरजेडी की नाराजगी बढ़ती गई। लेकिन आरजेडी भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी सही मौके का, और आरजेडी का यह मौका मिला अभी जब आरजेडी ने बिना सीटों की घोषणा किए पिछले लोकसभा चुनाव 2024 और 2020 विधानसभा चुनाव की तरह ही एक तरफा अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। सूची प्रकाशित नहीं की, बताया नहीं गठबंधन सहयोगियों को कि कौन सी सीट किसके खाते में जाना है।
तो इस प्रकार की चालबाजी हुई। साथ ही एक और चीज जो तेजस्वी यादव को लगातार परेशान करती है वो है बिहार कांग्रेस पार्टी में 2-3 चेहरे जिनको जो आरजेडी को मंजूर नहीं है। उसमें सबसे बड़ा चेहरा पप्पू यादव। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कैसे पूर्णिया सीट छीन ली गई कांग्रेस से। 2019 में पूर्णिया लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2024 में पूर्णिया लोकसभा सीट केवल इसलिए आरजेडी ने कांग्रेस से ले लिया कि चूंकि कांग्रेस पप्पू यादव को लड़ाना चाहती थी। बेगूसराय लोकसभा सीट कन्हैया कुमार लड़े थे 2019 में, लेकिन वो सीट कन्हैया कुमार के लिए आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं थी, फिर से सीपीआई को दे दिया गया वो सीट। तो ये स्पष्ट था ना कि तेजस्वी यादव आरजेडी कन्हैया कुमार पप्पू यादव को नहीं चाहते कि बिहार में ये लोग राजनीति करें और कोई विकल्प के रूप में बिहार में खड़े हो। ये नाराजगी की वजह थी। उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने एक और चाल चला कि अपना नेता विधायक दल बदल दिया। भूमिहार जाति के अजीत शर्मा को हटाकर वहां मुसलमान को ले आए, शकील अहमद खान को, और अभी आरजेडी के बहुत ही प्रिय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बना दिया। तो ये जितने चेहरे मैंने बताए हैं, ये चेहरे तेजस्वी यादव को पसंद नहीं था। और उसके बाद सबसे बड़ा धमाका कर दिया कृष्णा अल्लावरू ने। यहां आने के बाद ही पहले ही दिन शुरुआत हुई। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम बी टीम नहीं है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम ए टीम बनेंगे। ये दर्द बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद इतना ही घोषणा करके ही कांग्रेस रह जाती, तब तो होता कि भाई चलो बयान वीर हैं। बयान जैसे कांग्रेस के पुराने नेता जितने आते थे बिहार, लंबा लंबा फेंक कर बयान देकर चले जाते थे। ठीक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की महानता का गुणगान करके अपना जिसे हम कहते हैं ना सीआर बनवा लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, कृष्णा अल्लावरू ने जमीन पर काम करना शुरू किया। कृष्णा अल्लावरू के योजना के अनुसार कन्हैया कुमार ने पदयात्रा निकाली, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। उसके बाद तो तांता लग गया कार्यक्रमों का, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, क्वेश्चन पेपर आउट होने के मामले में, बीपीएससी छात्रों की समस्याओं के मामले में, हर मामले में विपक्ष की भूमिका निभाती बिहार में कांग्रेस दिखी। और कांग्रेस जितनी दिखी उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही 2 चेहरों की, पप्पू यादव की और कन्हैया कुमार की। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार, पहले भी डर था आरजेडी को कि कन्हैया कुमार वो चेहरा है, पप्पू यादव वो चेहरा है जो आरजेडी के वोट बैंक को डिस्टर्ब कर सकता है। वोट बैंक मतलब जो लगातार 90 से लेकर 2024-25 तक लगातार जो आरजेडी का बेस वोट बैंक है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। वर्तमान परिस्थिति यह है कि मुसलमानों के बीच आप कोई भी जनमत सर्वेक्षण करवा लीजिए, आप दे दीजिए चॉइस, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। मेरा दावा है 80% बिहार का मुसलमान कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पर ज्यादा भरोसा करेगा। लालू यादव और राहुल गांधी में अगर तुलना करवा दीजिए तो वो जमाना गया जब लालू यादव मुसलमानों के एक छत्र नेता हुआ करते थे। अब राहुल गांधी की तरफ मुसलमान देख रहा है। कई कारण हैं उसके, मैं उन कारणों को आज दोहराना नहीं चाहता, मैंने पहले कई बार बताया है उन कारणों के बारे में। और जितने भी ये कारण बन रहे हैं, उस कारण को करने के लिए जो कर्ता बने हैं, समझते हैं ना, कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो कर्ता जो बना है, वो 2 चेहरा सबसे महत्वपूर्ण बिहारी चेहरा जो कांग्रेस पार्टी में अभी दिख रहा है। हाँ, तीसरा चेहरा भी है, राजेश राम का भी कद बढ़ रहा है। और इस कद बढ़ने का ही परिणाम आपने देखा कि कैसे राजेश राम को तंग किया गया। कुटुंबा में, विधानसभा क्षेत्र में कुटुंबा में आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर उतारू थी। तो इसलिए कि दलित राजेश राम की तरफ देख रहा है। राजेश राम से ज्यादा राहुल गांधी और राजेश राम, क्योंकि लगातार जनवरी से लेकर अब तक देख लिए राहुल गांधी ने जिस प्रकार से दलित के मुद्दे पर को एक प्रकार से मतलब सबसे जिसे कहते हैं ना कि एक डिस्कोर्स के रूप में जो है विमर्श खड़ा किया है दलितों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने। बिहार में चर्चा कहां होती थी? बिहार में तो एक तरफ तेजस्वी, एक दूसरे तरफ तेजस्वी के विरोधी, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधी।
मतलब बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के विरोध में, और लालू परिवार के समर्थन में या लालू परिवार के विरोध में। यही राजनीति तो बिहार में चलती रही, और इसी का लाभ उठाकर नीतीश कुमार भी 20 वर्षों से कभी आरजेडी के पाले में तो कभी बीजेपी के पाले में यही राजनीति करते रहे। बिहार में कोई तीसरा विकल्प खड़ा नहीं हुआ, और इधर राहुल गांधी लगातार तीसरा विकल्प बिहार को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबसे आपने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 85 वर्षों के बाद बिहार में अपना CWC की मीटिंग किया, और उसके बाद उसी दिन शाम में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो 10 पॉइंट चार्टर प्रोग्राम घोषित किया गया, क्या इससे पहले कभी आपने देखा? सबको पता है कि 2005 से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों की राजनीति को कितना परवान चढ़ाया, लेकिन क्या उसका नोटिस आरजेडी ने कभी लिया? नहीं लिया। अब चर्चा लोग कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अब बात हो रही है किसी सुबोध मंडल को, किसी सुजीत मंडल को फुलपरास से लड़ाने की। नहीं तो क्या आरजेडी और आरजेडी के कॉम्बिनेशन में केवल 2 वर्ग, या तो यादव या फिर कांग्रेस की तरफ से सवर्ण। कांग्रेस लड़ेगा तो कोई सवर्ण लड़ेगा, आरजेडी लड़ेगा तो कोई यादव लड़ेगा। यही राजनीति तो होती रही बिहार में। इसके बाहर महागठबंधन की राजनीति गई नहीं कभी। कांग्रेस लड़ेगी तो ब्राह्मण लड़ेगा, भूमिहार लड़ेगा, राजपूत लड़ेगा। आरजेडी लड़ेगी तो यादव लड़ेगा। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति से बाहर बिहार को जब तक नहीं निकालेगा तब तक बिहार को विकल्प कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार का विकल्प क्या है? नीतीश कुमार क्यों आज नीतीश कुमार का विकल्प, नीतीश कुमार एक स्टलवर्ट के रूप में बिहार में जो उभर कर आए, जो कहा जाने लगा नीतीश सबके हैं, मतलब आरजेडी के भी है, कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है, तो किसके बल पर? अति पिछड़ों के बल पर, महादलितों के बल पर। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया तो एक महादलित समाज के व्यक्ति राजेश राम को अध्यक्ष बनाया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण रहा है। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी तो थी, इसके अलावे ये जो चेहरे मैंने बताए, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम, शकील अहमद खान, मतलब कोई भी दलित या मुसलमान समाज से कोई नेता बिहार में नहीं पैदा हो, कोई ऐसा चेहरा कन्हैया कुमार की तरह नहीं आ जाए, पप्पू यादव की तरह नहीं आ जाए, जो यादवों में भी लोकप्रिय हो, जो मुसलमानों में भी लोकप्रिय हो, जो सवर्णों में भी लोकप्रिय हो, जो अति पिछड़ों में भी लोकप्रिय हो। ये चिंता की बात है, और इसी चिंता में आपने देखा है बिहार में क्या होता है। याद कीजिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, बिहार में 3 तरह का ध्रुवीकरण होता है मित्रों, 3 तरह का। एक ध्रुवीकरण होता है सवर्णों के खिलाफ, आप कितने सहमत है बताइएगा कमेंट करके जरूर। एक ध्रुवीकरण होता है सवर्णों के खिलाफ, सवर्णों में भी ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण होता है ब्राह्मण और भूमिहार के खिलाफ। दूसरा ध्रुवीकरण होता है मुसलमानों के खिलाफ, जो बीजेपी कराने का प्रयास करती है। तीसरा ध्रुवीकरण होता है यादव जाति के खिलाफ। सहमत हैं तो बताइएगा, नहीं सहमत हैं तब भी बताइएगा क्यों आप सहमत नहीं हैं। अगर मैं लगातार इधर 90 के बाद की राजनीति को अगर देखें अगर, तो आपको स्पष्ट होगा नीतीश कुमार की जीत यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण करा के होती है। आरजेडी जहां जहां जीतती है सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण करा के होती है। बीजेपी जहां जहां जीतती है वहां वहां मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण करा के होती है। सहमत है कि नहीं है? इसके अलावे जितने भी दल हैं, इन तीनों के इर्द गिर्द दलदल के रूप में घूमते रहते हैं। सही है कि गलत है बताइएगा। इसी को बदलने का प्रयास हो सकता है कुछ ऐसे चेहरों से जो समाज के एक से अधिक वर्गों में मान्य हो, एक्सेप्टेबल हो। वो चेहरा हो सकता है कन्हैया कुमार का, वो चेहरा हो सकता है राजेश राम का, और यही वो चेहरा हो सकता है तारिक अनवर का। कितने दिन हो गए बताइए, ये ध्रुवीकरण की ही राजनीति का परिणाम है ना, कि अब्दुल गफूर के बाद कोई बिहार का मुख्यमंत्री, कोई पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष तक मुसलमान को बनाने को तैयार नहीं होती है। भाई क्यों? इसलिए कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा बताओ?
कब तक चलेगा? कब तक आप मुसलमान को टिकट नहीं दीजिएगा? कब तक आप मुसलमान को मंत्री नहीं बनाइएगा? कब तक आप मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजिएगा? माने कोई अशफाक करीम का सीट खाली होगा तो भेज दिएगा मनोज झा को और संजय यादव को। जवाब देना पड़ेगा आरजेडी को आने वाले दिनों में। ठीक है, कांग्रेस झुक गई है, मैं मानता हूं कांग्रेस झुकी है, लेकिन क्या जनता भी झुकेगी? सवाल ये है बड़ा। देखना है, चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा, इसका असर क्या पड़ता है कि जनता भी झुकती है या नहीं झुकती है। कांग्रेस को तो झुका लिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।